तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था और मैंने आपको सिखाया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसकी मैकेनिज्म थोड़ी हायर प्लांट से अलग है, क्योंकि उसका पिगमेंट सिस्टम वगैरह भी अलग है। मैंने तमाम बातें करी थी। मैंने कहा प्लांट में पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 होता है। फोटो सिस्टम 1 तो बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन उसका फोटो सिस्टम 1 जो पीक एब्जॉर्प्शन दिखाता है वो 700 पे नहीं दिखाता, वो 890 नैनोमीटर पे दिखाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक लाइन और था जो शायद आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा हो, मैंने कल नहीं बताया था, आपको डाउट हुआ कि नहीं, पता नहीं। सुनो, एक लाइन लिखा था नोट्स में, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में रेड ड्रॉप जैसी फिनोमिना नहीं होती है। तो बता सकता है क्यों? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में रेड ड्रॉप जैसी फिनोमिना नहीं होती है। व्हाई? क्यों नहीं होती है? रेड ड्रॉप देखने को क्यों नहीं मिलता? रेड ड्रॉप कब होता है बताओ विवेक? रेड ड्रॉप कब होता है? आपसे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो नहीं और मुझे भी सिलेबस ही खत्म करना है। तो मैं अपनी पूरी फॉर्मेलिटी निभाता हूँ, क्योंकि आप तो अपनी निभा नहीं पाओगे। अब मैं आप लोगों से कोई भी सवाल नहीं करूंगा। उसका कारण ये है कि आप लोग पढ़ते लिखते हो और आंसर आता है नहीं। और मैं ऐसा जज कर रहा हूँ कि मैं ये सवाल पूछ के पढ़ाने वाला तरीका अगर बंद कर दूं तो सिलेबस जल्दी नहीं पढ़ जाएगा। और अब वही करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, सवाल वाल ना पूछूंगा मैं। समझिए। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि रेड ड्रॉप नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रेड ड्रॉप तब मिलता था, याद करो, जब मैंने कहा था कि अगर आप वेवलेंथ मोर देन 680 देंगे, तो अगर वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर दिया तो फोटो सिस्टम 1 तो एक्टिव होगा, मगर फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि वो एक्टिवेट होता है 6 से 630 से नीचे। और अगर 2 एक्टिवेट नहीं हुआ तो इसका मतलब 2 ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीडेंट की तरह तब एक्ट कर पाएगा जब उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो। अगर उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ तो ऑक्सीडेंट की तरह नहीं कर पाएगा, और अगर उसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो फिर वन भी रिडक्टेंट की तरह नहीं कर पाएगा, और ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की डिक्रीमेंट देखने को मिलेगी। कब? जब आप राइट लाइट दिए उसको रेड वाला, मतलब मोर देन 630, इसको कहते थे रेड ड्रॉप। बैक्टीरिया के अंदर मैक्सिमम पीक एब्जॉर्प्शन ही होता है 890 पर, रेंज होता है 870 टू 890। तो जब उसका रेंज ही 870 से 890 है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का, तो वो तो ऑलरेडी मोर देन 680 पर वर्क ही कर रहा है ना, जिसको आप फोटो सिस्टम 1B 890 कहते हो। वो तो ऑलरेडी 680 से ज्यादा पे वर्क ही कर रहा है नॉर्मली। तो वहां पर रेड ड्रॉप फिनोमिना जैसी कोई चीज कैसे मिल सकती है? वो तो ऑलरेडी इंफ्रारेड पर वर्क कर रहा है ना। सो दैट दिस इज द रीजन इन बैक्टीरिया रेड ड्रॉप फिनोमिना कांट अकर। ठीक है। फिर इससे रिलेटेड मैंने और भी कई सारी बातें बताई कि बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो नॉर्मल हायर प्लांट्स के जैसा नहीं होता, वहां पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियो वायरिडीन वगैरह होता है। ठीक है। तो ये तमाम चीजें होती है। फिर मैंने कहा था बैक्टीरिया में ही एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो हल्का बचा दिया इन्होंने भाई साहब, पूरे दुनिया में पहली बार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी था। उससे पहले जो भी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते तो जरूर थे, लेकिन की ऑक्सीजनिक नहीं करते थे, सल्फर या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड सल्फेट वगैरह रिलीज करते थे एज अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि ये लोग वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं करते थे। ये ऑक्सीडाइज करते थे किस चीज को? तो ये ऑक्सीडाइज करते थे H2S को। दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको रिकैप करा दिया। अब मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, और ये कहानी है कंसेप्ट ऑफ origin of metabolism, concept of origin of metabolism and nutritional category in the living world। मेरा हेडिंग क्या है? तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ न्यूट्रिशनल कैटेगरी एंड मेटाबॉलिज्म इन लिविंग वर्ल्ड। न्यूट्रिशनल कैटेगरी एंड मेटाबॉलिज्म इन लिविंग वर्ल्ड, इन लिविंग वर्ल्ड। अब समझिएगा ध्यान से, क्या है न्यूट्रिशनल कैटेगरी, क्या है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो खैर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। वो एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, वो कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है। ठीक है। और ऐसा कई प्रकार के रिएक्शन है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब न्यूट्रिशनल कैटेगरी क्या है? कई सारे न्यूट्रिशनल कैटेगरी है। मैं आपको ये बात प्लांट किंगडम में भी जब पढ़ाऊंगा, इनिशियल पार्ट में मैं आपको बैक्टीरिया के साथ भी पढ़ाऊंगा वहां पे। आज मैं आपको रिकैप करा देता हूँ बस।
दुनिया में कई प्रकार के न्यूट्रिशनल कैटेगरी है, कुछ तो ऑटोट्रॉफ है, कुछ हेटरोट्रॉफ है। फिर ऑटोट्रॉफ में फोटोट्रॉफ है, कीमोटोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ में भी फोटो हेटेरोट्रॉफ है और कीमो हेटेरोट्रॉफ है। तो ऐसे कई प्रकार के न्यूट्रिशनल कैटेगरी है। सवाल ये है कि दुनिया में पहला न्यूट्रिशनल कैटेगरी कौन सा आया होगा। मैंने अभी आपको 4 कैटेगरी बता दिया, कौन कौन सा? फोटोट्रॉफ, कीमोटोट्रॉफ, फोटो हेटेरोट्रॉफ और कीमो हेटेरोट्रॉफ। आपका क्या ख्याल है कि दुनिया में कौन फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे या फिर फर्स्ट न्यूट्रिशनल कैटेगरी आया होगा? कौन सा न्यूट्रिशन कैटेगरी दुनिया में पहली बार आया होगा लिविंग वर्ल्ड में? तो आप बताओ ना, बताओ, मैं आपको बता देता हूँ। सुनो, जब मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, कुछ ही दूर में पढ़ाऊंगा, इवोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ जो है ना, ये जो आप लिविंग वर्ल्ड देख रहे हो, दुनिया में कोई ना कोई एक पहला लाइफ आया होगा, लिविंग फॉर्म्स आया होगा। उसी लिविंग फॉर्म से डाइवर्स होते होते, उसी लिविंग फॉर्म से मॉडिफाई होते होते आज इतनी डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड यहाँ पे तैयार है आपके सामने। लेकिन एक कहानी स्टार्ट हुई थी एक लिविंग से, और वो जो फर्स्ट लिविंग था वो आया था समंदर में, हॉट वाटर, हॉट सी वाटर में, जिसको आप प्रीबायोटिक सूप कहते हो। उसमें पहला लिविंग वर्ल्ड आया था। तो ये कंसेप्ट आपको मैं बता दूं कि पहला लिविंग वर्ल्ड वहीं पाया था, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोबायोंट। इसका एविडेंस भी हमारे पास कि हाँ पहला लिविंग वर्ल्ड वहीं पे आया था। तो वहीं से कहानी स्टार्ट हुई है, लिविंग वर्ल्ड वहीं से स्टार्ट हुआ है। ये बात मैं आपको इवोल्यूशन में भी बताऊंगा, लिविंग वर्ल्ड वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो अब आपका क्या ख्याल है कि अगर पहला लाइफ उस प्रीबायोटिक सूप में आया, प्रीबायोटिक सूप की बोलने प्री मतलब पहले, बायो मतलब लाइफ, जो फर्स्ट लाइफ आया उससे पहले जो सूप तैयार हुआ था, खौलता हुआ पानी समंदर में तैयार होता है, उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक सूप। उसी में पहला लिविंग फॉर्म्स आया था, जिसको यूबायोंट बोला बाद में। तो ये जो यूबायोंट आया, पहला लिविंग फॉर्म्स आया समंदर में, तो वो कौन सी न्यूट्रिशन कैटेगरी को बिलोंग करता होगा? फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो हेटरोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो हेटरोट्रॉफ, इन चारों में कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता होगा? तो बच्चे मैं आपको बता दूं, वो बिलोंग करता था कीमो हेटरोट्रॉफ। CH लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, कीमो हेटरोट्रॉफ। सुनेगा ध्यान से। इससे पहले मैं आपको एक फंडा दे देता हूँ। जी, दुनिया में जितनी भी न्यूट्रिशनल कैटेगरी है, दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जिस भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाया हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया में लिविंगनेस जो होता है, ये लिविंगनेस ये इसलिए होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवलशिप को मेंटेन करे और एट लास्ट वो रिप्रोडक्शन करे। मैं आपको बताऊंगा अभी जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ाऊंगा, छोटा सा चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, फर्स्ट चैप्टर 11th वही है। दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म के आने का मकसद ही मात्र 2 है, मात्र 2 मकसद है। बायोलॉजिकली 2 ही गोल है लाइफ का। एक गोल है कि जो जिंदगी आपको मिली है उसको आप एंजॉय कर लो, उसको आप जी लो, सर्वाइव कर लो उसको। माइक बंद करो सृष्टि, माइक ऑन है। एक मकसद है कि आप तो मिली हुई जिंदगी को क्या करो, सर्वाइव करो। दूसरा, अगर आपने केवल सर्वाइव कर लिया तो आपकी जिंदगी अधूरी है, और अधूरी जिंदगी झंड है। आपको जो जिंदगी मिली है उसको सर्वाइव तो करो ही करो, और एट लास्ट ऐसी एक आध जिंदगी छोड़ के चले जाओ। इसका मतलब पैदा हुए हो तो पैदा करने लायक पैदा करके जाओ। ये लाइफ का अल्टीमेट गोल है। मैं रिप्रोडक्शन में भी बताया था आपको, अगर आपको याद हो, लाइफ का अल्टीमेट गोल है रिप्रोडक्शन। अब वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, कोई सेक्सुअल कर रहे हैं, कोई एसेक्सुअल कर रहे हैं। फिर एसेक्सुअल में अलग अलग तरीका है सभी का, कोई बाइनरी फ्यूजन से कर रहे हैं, तो कोई बडिंग से कर रहे हैं, कोई फ्रेगमेंटेशन से कर रहे हैं, अलग अलग तरीका भैया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो खैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें भी मैकेनिज्म अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेट हर कोई रिप्रोडक्शन करने के लिए ही आया है इस अर्थ पर। अगर वो लिविंग है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो उसकी जिंदगी झंड है। तो कहें कि रिप्रोडक्शन क्या पैदा होता है रिप्रोडक्शन कर लेंगे? ना 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 ना, उससे पहले आपको मिली हुई जिंदगी को सरवाइव करना पड़ेगा। इस नेचर में आने के लिए, आने के बाद आपको यहाँ पे नेचर के साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ने आपको बुलाया और वही चाहती है कि आप नेचर में ना रहें। नेचर ना तो आपको रहने देना चाहती है, ना ही पैदा करने का मौका देना चाहती है। फिर भी आपको नेचर से लड़ना है और नेचर में सर्वाइव करना है। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई न्यूट्रिशनल कैटेगरी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशनल कैटेगरी अपनाने का मकसद ये है कि आप न्यूट्रिशन लो।
न्यूट्रिशन लो मतलब आप खाना खाओ, खाना खाओ मतलब आप किसी न किसी प्रकार का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का अपटेक करो। और वो इसलिए करो क्योंकि जब आप वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स अपटेक करेंगे तो वो आपके बॉडी के अंदर, आप मतलब लिविंग सेल्स के अंदर जाने के बाद वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद वो लिबरेट करेगा एनर्जी। और वो उस एनर्जी से वो लिविंग सेल बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जिसको एनसाइटी कहती है वाइटल, बहुत सारे वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, वाइटल मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करेगा और चलाएगा। इसका मतलब अगर जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी आएगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स के ठूसने से। इसीलिए हम दिन रात ठूस रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। फिर मन में ये सवाल आता है, क्या हम ये क्या हम ये ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स जो ठूस रहे हैं, इसको ठूसने का एकमात्र मकसद एनर्जी ही है? आपका क्या ख्याल है? क्या हम जो ये दिन रात ठूस रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, क्या इसको ठूसने का एकमात्र मकसद एनर्जी अपटेक है या फिर और भी कोई मकसद है? क्या आपका क्या ख्याल है? विवेक, क्या ख्याल है? और भी मकसद है। क्या मकसद है और दूसरा? सर पहले तो न्यूट्रिशन लेंगे, तो फिर अगर नेचर के साथ। न्यूट्रिशन मतलब क्या? न्यूट्रिशन का मतलब होता है टू अपटेक फूड। तो मैं कह रहा हूँ उसका टू अपटेक फूड, न्यूट्रिशन का पर्पस क्या है? एक पर्पस तो क्या, एनर्जी अपटेक, दूसरा पर्पस क्या है? एक और पर्पस है, तो सुन लीजिए भाई साहब। हम जो सर खाते हैं, रिप्रोडक्शन। नहीं, हम जो खाते हैं उससे केवल हम एनर्जी नहीं पाते हैं, हम उससे ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स जो खाते हैं उससे जो एटम्स निकलते हैं, उन एटम को हमारी सेल दोबारा रीअरेंज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सेल के ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का हिस्सा बन जाता है। मींस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सेल रेस्पिरेशन में भी पढ़ रहे होंगे, अभी मैंने आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया। हमने खाया ग्लूकोज, हम ग्लूकोज खाए, C6H12O6 खाए, उसको पूरी तरीके से तोड़ेंगे और CO2 और वाटर बन के वो निकल जाएगा। सुना ध्यान से, CO2 और वाटर बन के निकल जाएगा वो, ठीक है। तो जो वो CO2 और वाटर बन के निकला, इस दौरान एटीपी का सिंथेसिस भी हो गया, आप पढ़े होंगे उधर ग्लाइकोलाइसिस में। इस दौरान CO2 का सिंथेसिस, इस दौरान एटीपी का सिंथेसिस भी हो गया, फिर तो एटीपी ब्रेक होकर एनर्जी दे देगा। मगर आपको पता है, जो ये आपने ग्लूकोज खाया और उसके दौरान जो कई सारे इंटरमीडिएट बने, वो कई सारे इंटरमीडिएट आपने पढ़ा होगा, ग्लाइकोलाइसिस के कई सारे इंटरमीडिएट, क्रेब साइकिल के कई सारे इंटरमीडिएट निकल के ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करने चले जाते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट भी बना सकते हैं, वो प्रोटीन भी बना सकते हैं, वो लिपिड भी बना सकते हैं। मींस हम जो खाते हैं दैट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी बट ऑल्सो द सोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और आपको विश्वास नहीं है ना, तो एटीपी की गोलियां बना लो, एटीपी की गोलियां खाओ, तो आपका क्या ख्याल है, आप जिंदा रह जाओगे? नहीं रहोगे, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए केवल एनर्जी नहीं चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए सेल का प्रोटोप्लाज्म को लगातार रिफ्रेश करना पड़ेगा। हमारे सेल की प्रोटोप्लाज्म, इवन सेल का सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेली का मेम्ब्रेन वगैरह लगातार रिसाइकल्ड होता है, डैमेज होने पे उसका रिपेयरिंग होता है, और उसके लिए ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का लगातार अवेलेबिलिटी जरूरी है, और इसी के लिए हम खाना खाते हैं। इसका मतलब दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशनल कैटेगरी को अपनाया है, मकसद ये है कि वो एनर्जी पाए और प्रोटोप्लाज्म का कंस्टिट्यूएंट्स उसको मिले, ताकि प्रोटोप्लाज्म को वो सिंथेसाइज कर पाए। अब समझना ध्यान से, इसी बात का संघर्ष चल रहा है इस नेचर में, चाहे जो फोटोटोट्रॉफ हो, फोटो हेटेरोट्रॉफ हो, कीमोटोट्रॉफ हो, कीमो, इसी बात का संघर्ष चल रहा है। और जिसने ये काम कर लिया, एनर्जी लेके प्रोसेस चला लिया और अपने प्रोटोप्लाज्म को कंस्टिट्यूएंट्स लेके दोबारा सिंथेसिस करके मेंटेन कर लिया, मतलब जो अपने सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन को मेंटेन कर लिया, उसी को हक है रिप्रोडक्शन करने का। जो फिट है वो हिट है। और फिट तब रहेंगे आप जब आपको एनर्जी मिले और जब आपको सोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म मिल जाए, तो आप फिट हैं। और अगर आप फिट हैं तो हिट हैं, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो 2-4 तो पैदा करके निकलोगे यहाँ से, तो आप फिट भी हो जाओगे, मतलब आपको नेचर सर्वाइव करने का मौका
देगी। ये बात मैं आपको इवोल्यूशन में भी बार बार बोलूंगा, जो फिट है वही हिट है। ऐसा नहीं होता कि जो हिट है वो फिट है, नहीं नहीं नहीं, उल्टा नहीं होता है। जो फिट है वो हिट है, ऐसा नहीं होता कि जो हिट है वो फिट है, नहीं नहीं, उल्टा नहीं चलेगा, सीधा ही चलेगा। ठीक है, चलिए। तो कुल मिला के अभी तक मैंने आपको ये समझाया है कि किसी भी प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाने का तरीका, अब मकसद बस ये है कि हम एनर्जी अपटेक करें, और दूसरा हम प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का सोर्स भी हमारा वो फूड ही है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दुनिया में पहला न्यूट्रिशनल कैटेगरी कीमो हेटेरोट्रॉफ आया। कीमो का मतलब केमिकल, हेटेरो पहले देखो दो वर्ड आया, हेटेरो और ऑटो। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब पराया, और ऑटो मतलब होता है सेल्फ। तो भैया ये ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफ इज ग्रीक वर्ड, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। तो अगर हमने कहा ऑटोट्रॉफ, तो ऑटोट्रॉफ का मतलब जनरली आपको 5th क्लास से 10th क्लास तक ये पढ़ाया जाता है कि सेल्फ न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन खुद ही। और हेटेरोट्रॉफ का मतलब दूसरों का न्यूट्रिशन, मतलब अपना खाना खुद और दूसरे का खाना बनाया हुआ। ऐसा ऐसे बकवास बात है, बचपन में पढ़ते थे, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाए। अब इसको ब्रॉड सेंस में सोचो, मैंने क्या बोला, न्यूट्रिशन का दो मकसद होता है। एक तो क्या, कि एनर्जी मिले उससे, न्यूट्रिशन मतलब क्या, फूड अपटेक। एक तो एनर्जी मिले उससे, दूसरा ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का सिंथेसिस हो, राइट। न्यूट्रिशन का मतलब तो जो ऐसा अपने से ही कर ले, अपना प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए पूरा अरेंजमेंट खुद करे, किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे, तो वो ऑटोट्रॉफ है। यानी कि अपना ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स खुद बनाए, दूसरे पे डिपेंड ना करे, और उसी से एनर्जी ले, तो वो ऑटोट्रॉफ है। और जो ऐसा नहीं कर पा रहा है, अपने ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को डायरेक्ट नहीं बना पा रहा है, दूसरे का बना बनाया खा रहा है, चाहे वो जैसे भी बना हो, चाहे वो नेचर में पड़ा हो, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाया हो, उसको पड़ा पड़ा था, उसको वो खा रहा है, तो इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। तो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद नहीं बना पा रहा है, तो वो हेटेरोट्रॉफ है। अब मैंने क्या कहा, दुनिया में पहला न्यूट्रिशन कैटेगरी आया है कीमो हेटेरोट्रॉफ। तो मुझे बताओ, ये अपना ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स जो प्रोटोप्लाज्म के लिए खुद बना रहा होगा या बना बनाया ले रहा होगा कहीं से, जल्दी बताओ। खुद बना रहा हूँ। है, मैंने बोला हेटेरोट्रॉफ, कीमो हेटेरोट्रॉफ, देख हेटेरो, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरो मतलब डिफरेंट, मतलब हेटेरो मतलब पढ़ाया, तो नहीं बनाया। मतलब ये बना बनाया ले रहा होगा, खुद नहीं बनाया होगा। प्रीबायोटिक्स। हाँ, नाउ क्वेश्चन इज दैट, माइक बंद करो। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अगर दुनिया में पहला न्यूट्रिशन कैटेगरी कीमो हेटेरोट्रॉफ आया है, तो इसका मतलब ये अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना रहा है, दूसरे का बना बनाया ले रहा है। तो ले कहां से रहा है? तो दिमाग लगा, इसके सराउंडिंग में कौन था जो पहला लाइफ आया था, कहाँ आया था? प्रीबायोटिक सूप, समंदर में खोलते हुए पानी में पहला लाइफ सी आया। में। उस सी वाटर में कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भरे पड़े रखे हुए थे। कैसे बने, ये सब बात मैं आपको इवोल्यूशन में बताऊंगा। उस प्रीबायोटिक सूप में कार्बोहाइड्रेट था, उस प्रीबायोटिक सूप में इवन न्यूक्लिक एसिड भी था, कई बड़े घने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने पड़े रखे हुए थे। इन भाई साहब ने क्या किया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज करना शुरू किया और उससे अपना लाइफ चलाना शुरू किया। बैक्टीरिया थे ये लोग, और उनका ब्रेकडाउन कर करके उससे एनर्जी भी मिल रहा था, और उसी के ब्रेकडाउन से जो रॉ मटेरियल बचता था एटॉमिक लेवल पर या सिंपल मॉलिक्यूलर लेवल पर, उससे वो अपना ऑर्गेनिक अपना प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसाइज कर लेते थे, यानी कि बना बनाया माल खा रहे थे, और केमिकल से ही एनर्जी ले रहे थे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसी के ब्रेकडाउन से एनर्जी ले रहे थे। तो एनर्जी का सोर्स भी क्या हुआ, केमिकल, कीमो, और न्यूट्रिशन अपना खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरे का, तो हेटेरोट्रॉफ, कीमो हेटेरोट्रॉफ। यानी कि ये क्या है, एनर्जी सोर्स, और ये क्या है, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म सोर्स। प्रोटोप्लाज्म का कंस्टिट्यूएंट्स कहां से आया, तो ये भी बना बनाया, और ये एनर्जी कहां से मिला, उसी से, केमिकल से, कीमो हेटेरोट्रॉफ। करोड़ों साल तक ये काम चलता रहा, हजारों साल, लाखों साल तक ये काम चलता रहा। उसके बाद बताओ, नतीजा ऐसा हुआ होगा कि समंदर में पड़े पड़े जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उसकी कमी होने लगी हुई कि नहीं होने लगी, वो बोलो, होने लगी होगी कि नहीं? और मैं आपको बता दूं, जब जब नेचर में बदलाव होता है, दुनिया अपना रास्ता खुद बनाती है। जब भी दुनिया के सामने समस्या है, दुनिया अपना रास्ता खुद बनाती है। जिंदगी के सामने आने पर समस्या आने पर जिंदगी अपना रास्ता बना लेती है। बस जिंदगी होना चाहिए, ठीक है। ये समस्या आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कमी पड़ने लगी, तो उसी में से कुछ मेंबर अपने आप को बदलना शुरू किए, और कुछ मेंबर जो बदले, तो साइंटिस्टों का दो मत है। कहते हैं कि कुछ अलग प्रकार के बने और कुछ अलग प्रकार के बने। पहले कौन बने ये क्लियर नहीं है, लेकिन इतना सभी लोग मानते हैं कि इस कीमो हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म से दो प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैटेगरी यहाँ से इवॉल्व कर गए।
पहले कौन इवॉल्व किए इसका किसी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ 2 प्रकार के न्यूट्रिशन कैटेगरी यहाँ से इवॉल्व किए। एक इवॉल्व किए कीमो ऑटोट्रॉफ और एक इवॉल्व किया फोटो हेटेरोट्रॉफ। ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो, सुनो। एक इवॉल्व किया कीमो ऑटोट्रॉफ और एक इवॉल्व किया फोटो हेटेरोट्रॉफ। चलो फिर से वर्ड को पकड़ो। कीमो मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल, फोटो मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स खुद बना रहे थे, हेटेरोट्रॉफ मतलब ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स बना बनाया ले रहे थे अपने प्रोटोप्लाज्म के। वर्ड क्लियर है ना? अब आ जाओ इधर। यानी कि जब समंदर में बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड की कमी पड़ने लगी तो उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये ऑर्गेनिज्म, कौन ऊपर वाला, ये ऑर्गेनिज्म एनर्जी सोर्स के लिए भी यूज कर रहा था और ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटोप्लाज्म के लिए भी यूज कर रहा था और उसके सिंथेसिस के लिए भी यूज कर रहा था। तो साइंटिस्टों का मानना है, तो उसमें से कुछ मेंबर ने सोचा कि हम एनर्जी पर्पस के लिए उसको क्यों यूज करें, हम एनर्जी पर्पस के लिए सोलर लाइट को यूज कर लेंगे। चलो जी, हम एनर्जी पर्पस के लिए सोलर लाइट को यूज कर लेंगे और फिर उस समंदर में और जो बचे हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे हम अपना प्रोटोप्लाज्म बना लेंगे। दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फोटोहेटेरोट्रॉफ। फोटोहेटेरोट्रॉफ, source of energy is solar light and source of protoplasm is organic compound spreaded in sea water। और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैटेगरी और इवॉल्व की उसी से, कीमोहेटेरोट्रॉफ से। एक ने कहा कि हम जो सोर्स ऑफ एनर्जी है केमिकल ही रखेंगे क्योंकि हम सोलर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमारे पास एबिलिटी नहीं है। लेकिन समंदर में तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म पड़ रहा है, तो क्या करें? तो क्या समंदर में ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो रहा है, इनऑर्गेनिक खत्म नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उठाते हैं समंदर से और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं क्या, किसी भी प्रकार से ऑक्सीडेशन। और आपको तो पता है ऑक्सीडेशन से एनर्जी, ऑक्सीडेशन से एनर्जी कंजर्व होती है या रिलीज होती है? मतलब बोलो भोंटो, ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है। तो इनने रिलीज कहा हो। कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को करेंगे ऑक्सीडाइज और उससे जो एनर्जी रिलीज होगा हम उसी एनर्जी को यूज कर लेंगे। और जो ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो एनर्जी निकला हम अपना वाटर प्रोसेस चला लेंगे और वो जो ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हम उससे अपना प्रोटोप्लाज्म का भी सिंथेसिस कर लेंगे। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाया कीमो ऑटोट्रॉफ, जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बना रही है। कैसे? एनर्जी मिला इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से, उसी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिला उसी एनर्जी से अब वो क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को जोड़ जोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ले रहे हैं और इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो रहा उसको भी अपने प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बना ले रहे हैं। यानी कि ओवरऑल ये अपना प्रोटोप्लाज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोटोप्लाज्म में होता है खुद बना रहे हैं। मगर कैसे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके। दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये फोटो हेटेरोट्रॉफ बनने की इसको क्या जल्दी पड़ी थी? इसलिए जल्दी पड़ी थी क्योंकि इससे वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं आ पाई वही बना कीमो ऑटोट्रॉफ। और इसमें से वो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी गेन कर लिया वो बन गया फोटो हेटेरोट्रॉफ। और वो एबिलिटी इसलिए गेन कर लिया क्योंकि वो फोटो सिस्टम 1 डेवलप कर लिया और वो फोटो सिस्टम 1 बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का हिस्सा बना जो B7 B890 नैनोमीटर का, बी मतलब बैक्टीरिया B890 नैनोमीटर का लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता था। और यहां से सोलर लाइट का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, यहां से सोलर लाइट का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। मगर कौन से लाइट को अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है? इंफ्रारेड, क्योंकि उस टाइम धरती पे इंफ्रारेड आराम से पहुंच रहा था क्योंकि अभी दुनिया में ऑक्सीजन रिलीज हुआ नहीं है। उस टाइम ओजोन लेयर बना नहीं था। आज ना ओजोन लेयर बन गया, मैं आपको ओजोन लेयर बताऊंगा पॉल्यूशन में। तो उस टाइम ओजोन लेयर नहीं था, इंफ्रारेड आराम से यहाँ पहुंचता था। अब तो विजिबल रे पहुंचता है। तो इंफ्रारेड वगैरह को बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस चलाता था।
तो चल रहा था बढ़िया, बढ़िया चल रहा था। तो फोटो हेटरोट्रॉफ चल रहा था। अब समझना ध्यान से, फोटो हेटरोट्रॉफ में क्या हो रहा था, समंदर का बना बना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जा रहा था और सोलर लाइट को ऑब्जर्व किया जा रहा था, बस इसलिए क्योंकि अपना एनर्जी पर्पस का काम चला पाए। मगर जब ये B890 डेवलप किया, मतलब फोटो सिस्टम 1 डेवलप किया, तो सुनना ध्यान से, फोटो सिस्टम 1 डेवलप होने के बाद सोलर लाइट को जब एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी आई, तो ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर धीरे 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 इस बात की एबिलिटी गेन कर ली कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पड़े हैं समंदर में उसको अपटेक करें और उस इनऑर्गेनिक को अपटेक करके ऑर्गेनिक बनाए। और इस दौरान जो उस इनऑर्गेनिक को अपटेक करेंगे उसको करेंगे ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करने के लिए हम एनर्जी पर्पस यूज करेंगे सोलर लाइट। मतलब हम सोलर लाइट को यूज करके इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर लेंगे। दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब सोलर लाइट, ऑटोट्रॉफ मतलब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी। और मैं बच्चों आपको बता दूं कि ये वो ऑर्गेनिज्म थे जो H2S को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, और H2S इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर बन रहा था। H2S एक प्रकार का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हो रही थी और उस एनर्जी के माध्यम से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर ले रहे थे। अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस खुद कर रहे थे ऑटोट्रॉफ, लेकिन H2S का ब्रेकडाउन ये कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट हो रहा था बाय सोलर लाइट हैविंग वेवलेंथ 890 नैनोमीटर। इसका मतलब फोटो ऑटोट्रॉफ। और इस कदर ये अपने फोटोसिंथेसिस में सल्फर रिलीज करते थे, या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड सल्फेट रिलीज करते थे, मगर O2 रिलीज नहीं करते थे। फिर धीरे 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 समंदर में H2S की कमी पड़ी, क्योंकि H2S को लगातार यूज किया जा रहा है। H2S की कमी पड़ी, और जब H2S की कमी पड़ी तो ऑर्गेनिज्म सीख लिया वाटर को ऑक्सीडाइज करना, और जब वाटर को ऑक्सीडाइज करना सीख लिया तो वाटर के ऑक्सीडेशन से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होने लगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर तो अभी भी, और फोटो सिस्टम 1 जो अब डेवलप हुआ, सुनना ध्यान से, गौर से सुनना, फोटो सिस्टम 1 अब जो डेवलप हुआ, उस फोटो सिस्टम 1 के पास एबिलिटी हो गया कि वो 700 वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए, 700 वाले नैनोमीटर को लाइट को ऑब्जर्व कर पाए, और वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर पाए। मगर इस फोटो सिस्टम में अभी किसी भी प्रकार का कैरेटिनाइड डेवलप नहीं हुआ था। और आपको पता है कि कैरेटिनाइड ही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन को, एटॉमिक ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस टाइम जब पहली बार वाटर को ऑक्सीडाइज किया गया इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा, तो इन बैक्टीरिया के पास कैरेटिनाइड था ही नहीं। तो इन सारे बैक्टीरिया जिन्होंने वाटर को ऑक्सीडाइज करना शुरू किया, उन्होंने वाटर को ऑक्सीडाइज किया और खुद वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनका नेसेंट ऑक्सीजन उन्हीं के सेल को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर दिया। और ऐसे बैक्टीरिया करोड़ों साल, हजारों साल तक खुद ऑक्सीडाइज किए वाटर को और खुद मरे। फिर धीरे धीरे जिंदगी के सामने समस्या आया, जिंदगी ने अपना रास्ता बनाया। धीरे 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 ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर लाया एडेप्टेशन और बदलाव, और धीरे धीरे उन्होंने फोटो सिस्टम 1 के साथ कुछ कैरेटिनाइड पिगमेंट को डेवलप कराया, एंड दैट कैरेटिनाइड पिगमेंट इज फाइकोबिलीप्रोटीन, और फाइकोबिलीप्रोटीन में भी फाइकोबिलीन्स। और ये फाइकोबिलीन्स जब डेवलप हुआ तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में बदलने लगा, और वाटर ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देने लगा। और वो ऑर्गेनिज्म, पहला ऑर्गेनिज्म जिन्होंने ऐसा किया कि वाटर को ऑक्सीडाइज भी किया और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी रिलीज किया, वही था साइनोबैक्टीरिया, वही था ब्लू ग्रीन एल्गी। कहानी हुई समाप्त। कहानी का सार ये है कि दुनिया में पहला ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया, और वो तब किया जब डेवलप हुआ फोटो सिस्टम 2 ना कि 1, फोटो सिस्टम 2 ना कि 1। फोटो सिस्टम 2
और उसके साथ भी कैरेटिनाइड, और कैरेटिनाइड और ये 2 जब डेवलप, देखो 1 तो पहले डेवलप हो रखा था, 1 तो 700 वाला पहले डेवलप हो रखा था, जब 2 डेवलप हुआ तो वो 680 वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने लगा। और वो फोटो सिस्टम 1 जो है, फोटो सिस्टम 1 जो वो तो पहले से डेवलप था, 700 वाला एब्जॉर्ब कर रहा था, यानी कि 2 और 1 एक साथ मिलकर वर्क करने लगा और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। और ऐसा करने वाला दुनिया में पहला ऑर्गेनिज्म था साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। और जब O2 रिलीज हुआ तो दुनिया में कई सारे ऑर्गेनिज्म ने उस O2 को यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन करना सीख लिया, जो आप पढ़ चुके हैं ETS में, सेल रेस्पिरेशन में। और तब जाके स्टार्ट हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। कहानी हुई समाप्त। और कहानी का सार ये है, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस पहले इवॉल्व हुआ और कौन सा बाद हुआ? मैं आपको हिंट मारता हूँ, पहले रेस्पिरेशन आया या पहले फोटोसिंथेसिस आया? आपका क्या ख्याल है, पहले रेस्पिरेशन आया कि पहले फोटोसिंथेसिस आया? बोलो, पहले सेल रेस्पिरेशन आया कि पहले फोटोसिंथेसिस आया? आंसर है पहले सेल रेस्पिरेशन आया। अरे भैया ये क्या कर रहा है, सेल रेस्पिरेशन ही तो कर रहा है। कीमो हेटेरोट्रॉफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़े पड़े समुद्र में, उसको ब्रेक करके एनर्जी ले रहा है। पहले रेस्पिरेशन आया, कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक या एनारोबिक? तो पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक। चलो, उसके बाद आया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पहले ऑक्सीजेनिक आया कि नॉन ऑक्सीजेनिक आया? नॉन ऑक्सीजन। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आया। फिर आया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और तब आया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आने के बाद आया एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाया है, आपको इस कहानी का पूरा मतलब आगे समझ में आ जाएगा। अभी बोलो, आपको पूरी कहानी समझ में आई या नहीं? बोलो। अब ये पूरी कहानी आपके नोट्स में मैंने एकदम स्केच के फॉर्म में लिख रखा है, और ये बात आप एक बार नोट से पढ़ लो, तब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा होगा, देखो हेडिंग लिखा होगा, इवोल्यूशन इन मेटाबॉलिज्म। पूरी कहानी मैंने लिख रखा है। अगला मीटिंग में जब तक क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप क्या करो, इसको पूरा पढ़ लो। मैंने नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन वगैरह करके भेजा है, यहाँ तक पढ़ लो। ठीक है, फिर उसके बारे में स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सृष्टि, नो सर। विवेक, नो सर। अभिषेक? नो सर। चलो आ जाओ अगले मीटिंग में जल्दी से।